मैं प्रोफेसर नूतन गुप्ता, इतिहास विभाग, कमला राय कॉलेज, गोपालगंज। प्यारे छात्रों, आज हम लोग यूरोपियन हिस्ट्री में 1830 ईस्वी की क्रांति का अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग इसकी महत्वपूर्ण घटना अर्थात 1830 ईस्वी की किस तरह से ये क्रांति घटित हुई और इसके प्रमुख प्रभाव क्या क्या पड़ा फ्रांस पर और अन्य यूरोपीय देशों पे, इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इसके क्या परिणाम निकले, इस बात की भी चर्चा आज के इस कक्षा में करेंगे। पहले हम लोग इसकी क्रांति की जो घटना है उसकी बात करें तो इसे फ्रांस की द्वितीय क्रांति भी कहते हैं और इसे जुलाई क्रांति के नाम से भी जानते हैं। 1830 ईस्वी में 27 जुलाई से 29 जुलाई तक यह क्रांति चली। इसके पूर्व हम देखते हैं कि चार्ल्स दसम जो है वो बुर्बो वंश का शासक है, जो कि काफ़ी प्रतिक्रियावादी शासक है। वह किसी भी तरह की उदारवादी नीति को पसंद नहीं करता है और कुलीनों को, पादरियों को बहुत ज़्यादा महत्व देता है, जिससे वहाँ की जनता बहुत परेशान रहती है, असंतुष्ट रहती है और क्रांति होती है। इन सारी बातों को विस्तृत रूप से हमने पिछले वीडियो में फ्रांस की 1830 ईस्वी की क्रांति के कारणों को लेकर जो वीडियो बनाया उसमें चर्चा कर दिया है। आप चाहें तो उसे यदि देख लिया है तो अच्छी बात है, और नहीं देखा है तो आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो ये हम लोग देख रहे हैं घटना किस तरह से हुई। तो उस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि बुर्बो वंश के उस शासक चार्ल्स दसम के कारणों से फ्रांस की जनता काफ़ी असंतुष्ट है और वो लोग क्रांति चाहती है, परिवर्तन चाहती है, और वो सफ़ेद झंडे, बुर्बो वंश के जो सफ़ेद झंडा है उसके स्थान पे तिरंगा स्थापित करना चाहती है। तिरंगा जो कि क्रांति का प्रतीक है, जो कि परिवर्तन का प्रतीक है। इसी मुद्दे को लेकर के फ्रांस के पेरिस शहर में क्रांतिकारियों ने क्रांति शुरू किया और सशस्त्र सेनाओं से भी के खिलाफ वो लोग विद्रोह करते हैं और फ्रांस की पेरिस की सशस्त्र सेना उस पर तोप भी नहीं चला पाती है, क्रांतिकारियों का मोर्चाबंदी को भी नहीं तोड़ पाती है और अंत में मजबूर होकर वहाँ के जो शासक है चार्ल्स दसम, वो ये घोषणा करते हैं कि उन्होंने जो अध्यादेश जारी किया था उसे रद्द किया जाता है। किंतु इससे क्रांतिकारी शांत नहीं हुए और नहीं माने, बल्कि वो व्यवस्था के परिवर्तन की बात करने लगे। मजबूर होकर चार्ल्स दसम को फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड भागना पड़ता है और इस तरह से हम देखते हैं कि 31 जुलाई को वो चार्ल्स दसम फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड भाग जाता है। फ्रांस के सिंहासन ऑर्लियंस वंश के शासक लुई फिलिप को दे दिया जाता है और 1836 ईस्वी में इंग्लैंड में चार्ल्स दसम का मृत्यु हो जाती है, उसका डेथ हो जाता है। तो ये घटना थी। इस घटना ने पूरे यूरोप को काफ़ी प्रभावित किया। आइए अब हम इसके प्रभाव की चर्चा करें। सबसे पहले हम इसके फ्रांस पे पड़े प्रभावों की चर्चा करते हैं। छात्रों, फ्रांस पर इसका प्रभाव एक पुरातन राजवंश की समाप्ति के स्थान पे नए राजवंश की स्थापना के रूप में देख सकते हैं। अभी तक जो बुर्बो वंश का शासन चला आ रहा था उसके स्थान पे हम देखते हैं कि फ्रांस में ऑर्लियंस वंश का शासन स्थापित होता है और चार्ल्स दसम का अंत होता है और लुई फिलिप की कहानी स्टार्ट होती है। वह यहाँ फ्रांस का शासक बनता है। इसका दूसरा परिणाम फ्रांस में देखते हैं कि नवीन पद्धति की स्टार्ट होती है। अभी तक जो माना जा रहा था राजा देवता का अवतार है, राजा के देवी सिद्धांत को मान्यता थी, लेकिन अब जो लुई फिलिप शासक बनता है
तो वो इस बात का प्रतीक होता है कि शासक जो है वो देवता नहीं है बल्कि जनता का प्रतिनिधि है। इसका तीसरा परिणाम कुलीन वर्गों, पादरियों के प्रभुत्व में कमी को देखते हैं। चार्ल्स दसम ने चर्च में पादरियों को काफ़ी प्रधानता दे दिया था, जिसमें कमी आई और मध्यम बुजुर्ग वर्ग को स्थान मिलता है इस क्रांति में। ये घटना है। इसके अलावे इसके परिणाम को देखते हैं। तो इसमें अन्य यूरोपीय देशों में इसके परिणाम की बात करें तो इटली में सर्वप्रथम देखें तो हालांकि मेटरनिक ने इसको दबा दिया। 1815 ईस्वी के वियना कांग्रेस में इटली को कई टुकड़ों में बांट दिया गया था, जहाँ पे ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व था। इस कारण से इटली की जनता असंतुष्ट थी और ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व से मुक्ति चाहती थी। हालांकि दबा दिया गया क्रांति, लेकिन वहाँ एक बौद्धिक क्रांति का उदय होता है और मेजनी उभर कर सामने आता है, जो एक विचारक है। और उन्होंने पहले तो इसका कार्बोनेरी संस्था का सदस्य होता है, जो कि क्रांतिकारी संस्था थी। बाद में मेजनी अपनी गुप्त क्रांतिकारी संस्था स्थापित करता है, जिसका नाम युवा तुर्क होता है, यंग इटली या युवा इटली होता है। इसमें 40 वर्ष के कम उम्र के लोग ही इसके सदस्य हो सकते हैं। यह यंग इटली जो संस्था होती है, यह इटली के नवनिर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब जर्मनी पे इसके प्रभाव को देखें तो जर्मनी पे भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। जर्मनी में भी एक बौद्धिक क्रांति का उदय होता है 1830 ईस्वी के क्रांति के प्रभाव में। इसके अलावे पोलैंड पे भी इसका प्रभाव पड़ता है, स्पेन, पुर्तगाल इत्यादि देशों पे भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। अलग अलग रूपों में देखते हैं। जर्मनी में कई विचारक उभरते हैं इस क्रांति के प्रभाव में आकर के, जैसे हीगेल, फिक्ते इत्यादि, जो कि नव निर्माण करते हैं अखिल जर्मन का। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इंग्लैंड में इस क्रांति के प्रभाव स्वरूप जो क्रांति उत्पन्न होती है, जो विद्रोह उत्पन्न होता है, उसको दबाने के लिए 1832 ईस्वी का सुधार अधिनियम लाया जाता है। यूरोपीय देशों के साथ साथ अमेरिका पर भी इसका प्रभाव पड़ता है और अमेरिका में जो पूंजीपति वर्ग और दूसरा वर्ग होता है मजदूर वर्ग, उन दोनों में जो कशमकश होता है, मजदूरों का जो शोषण होता है, उसके खिलाफ मजदूरों को बल मिलता है 1830 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति की सफलता को देखकर, और वहाँ पे अंततः दास प्रथा का अंत होता है। इस प्रकार छात्रों, हमने देखा कि फ्रांस की 1830 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव न केवल फ्रांस पर बल्कि यूरोप के कई देशों पर पड़ा। छात्रों, अब इसमें जो बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, जिसे पूछा जाता है अन्य कंपटीशन एग्जामिनेशन में भी हो सकता है कि आपके, यदि आप लोग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो उसमें भी पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम हो तो उसमें भी पूछा जाए। तो ये बनता है कि मेजनी ने किस संस्था की स्थापना किया, वह पूर्व में किस संस्था का सदस्य था। इसके साथ साथ इसका 1830 ईस्वी की क्रांति को और कौन कौन से नाम से जाना जाता है, यह क्रांति कब हुई थी और इसमें किस वंश की समाप्ति हुई और कौन से वंश का स्थापना हुआ, इत्यादि इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं। अगले वीडियो में हम लोग दूसरे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।